जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग डे 1 से डे 11 तक का क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पहले जाके डे 1 से डे 11 तक का क्लास को देखिए। आज डे 12 डे 12 का क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे, समझेंगे। साथियों, ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड विद्यार्थी का रहता है और ऑब्जेक्टिव से अच्छा खासा परसेंटेज में रिजल्ट भी बनता है। तो साथियों, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से कवर करते हैं तो एक एक ऑब्जेक्टिव से एक एक नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। उनसे पहले हम आपको दो बात और बताना चाहेंगे। जो भी सक्सेस कोर्स से विद्यार्थी जुड़े हैं वो जो भी क्लास करते हैं वो अपना नोट्स ज़रूर भेजिए, ताकि हम भी जाने कि मेरा भाई बहन कितना मेहनत कर रहा है या कर रहे हैं। तो उन्हीं में से बहुत से विद्यार्थी का अब हमारे पास नोट्स आने भी लगा है और बहुत सा विद्यार्थी नोट्स दे भी रहे हैं। लास्ट में जब सक्सेस कोर्स का समापन होगा तो उनमें से जो भी विद्यार्थी का नोट्स आएगा, जिस बच्चा का डाटा मेरे पास एकत्रित होगा, उन सारे डाटाओं में से जो भी डाटा मेरे पास उपलब्ध होगा उनका लास्ट क्लास में नाम लेकर के सम्मान के साथ उसको सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ हर एक वह शब्द उस भाई बहन का आपको बताया जाएगा जो हमको आपको सभी को प्रभावित करे। उन्हीं में से एक बहन के द्वारा हमारे पास एक अच्छा सा लाइन, सुंदर सा लाइन आया है, एक ऐसा पंक्ति आया है जिसको सुनकर हम आप सभी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक ऐसा विचार, एक ऐसा प्रेरणादायक विचार है जिसको सुनकर आपके और हमारे विचार में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव महसूस कीजिएगा। और अगर आप इसको आत्म धारण करते हैं और इसमें अपने आप को लगाते हैं, अपने व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करते हैं, तो आने वाला भविष्य वाकई में वो लाइन हमें और ऊर्जावान बना देगा, और बेहतर बना देगा, और तराश के एक अच्छा सा इंसान बना देगा। बहन का जो लाइन है, वो जो प्यारी सी बहन एक लाइन बहुत ही भावपूर्ण तरीके से लिखी है, दिल की हार्दिक गहराई तक को छू जाए, ऐसा लाइन है। वो लाइन को हम बोलना चाहेंगे। वो लाइन है जो अपने माँ और पिताजी के हाथ को पकड़कर चलता है, उसे दुनिया में किसी का पांव पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण लाइन है और यह बहुत ही अच्छा है कि माँ और पिताजी के प्रति सभी का समर्पण इसी भाव से हो, इसी समर्पण भाव के साथ आगे बढ़े, ताकि आने वाले भविष्य में खुशियों का अंबार माँ पिताजी के आशीर्वाद से मिले। उसी लाइन में से हम एक लाइन और कोड करना चाहेंगे जो हमें भी ये लगता है कि नहीं, ऐसा भी होता है। माँ पिताजी का आशीर्वाद के साथ साथ जो भी विद्यार्थी अपना सर को कॉपी कलम किताब के आगे झुकाता है, माँ सरस्वती के आगे झुकाता है, माँ शारदे के आगे झुकाता है, उस विद्यार्थी का, उस इंसान का सर कभी किसी के आगे झुकाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो भी विद्यार्थी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से पलता है, बढ़ता है, अपने आप को बनाता है, उस विद्यार्थी को कभी भी किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसको आप अपने आप में, हम भी अपने आप में धारण करते हैं तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइटलेस, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब होगा। चलिए साथियों, बहन को दिल की हार्दिक गहराई से सत सत नमन, सत सत वंदन और दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा विचार हर एक इंसान का हो, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए, अब हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगर आपका भी लाइन बढ़िया लगेगा बाबू तो ज़रूर भेजो, हमें अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। अभी किसी का नाम हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, नाम का समय का इंतज़ार कीजिए। जब दीदी का, भाई का जो भी भेजते हैं, नाम परमिशन दिया जाएगा, नहीं मेरा भैया आप नाम ले सकते हैं, तो ज़रूर लिया जाएगा। क्या कि बिना परमिशन का किसी का नाम लेने से हो सकता है दीदी का पर्सनल लाइफ का जानकारी एकत्रित हो जाए, तो इसीलिए किसी का पर्सनल लाइफ का डिटेल नहीं देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर उसमें से कुछ अच्छा शब्द है, कुछ अच्छा बातें हैं, कुछ अच्छा प्रेरणाएँ हैं, तो उनका नाम जरूर लिए बगैर उस प्रेरणा को जरूर बताना चाहिए। हाँ, अगर दीदी का, भाई का इच्छा हो नहीं भैया आप मेरा नाम के साथ बोल सकते हैं, तो ज़रूर बोला जाएगा। आगे परमिशन के बाद जब भी कुछ होगा उसमें लिख के अगर जानते कि नहीं भैया मेरा नाम के साथ बोलिएगा, तो ज़रूर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अब मुद्दा पे आते हैं। वास्तविक संख्या का एक एक ऑब्जेक्टिव को सीखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है?
दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस R हो तो, यदि a बराबर BQ प्लस R हो तो ऑप्शन ये दिया है। इस ऑप्शन को आप ऐसे नहीं पकड़ पाइएगा, ऑप्शन को समझाते हो। दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस R हो तो, ये सोच रहा a और b और q और r होता क्या, पहले ये पूछेंगे तब नहीं भाई। चलो बुझाते हैं, बुझ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। अब बुझाने वाला बात खाली बुझाएंगे, ठीक है, सत्संग नहीं सुनाने वाले, बुझाने वाला बात गणित। और ये सत्संग नहीं है, ये जिंदगी का सीख है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी जो है ना बाबू, दुनिया के ठोकरों ने जीने हमें सिखा दिया। चल चल रे मुसाफिर चल, ठीक है। दुनिया के ठोकर नहीं जीना सिखाता है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर जो कोई गुरु होता है तो वो समय होता है। समय का पहिया चलता चल, बोला गाना सब सुने ना, इस समय का वही महत्व दे रहा है। चलिए ठीक है। ए और बी दो धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाला, प्लस पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीगर, ठीक है। जैसे मान लिए हम 2 ले लिए भाई, 7 ले लिए, ठीक है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। 2 से 7 में भाग दिए, 3 बार में 6 आया, घटाइएगा तो 1 आएगा। अब सुनो यहाँ, हम इसको माने a, इसको माने b, इसको माने q, इसको माने r। अगर हिंदी में बोला जाए इसको बोले भाज, भाजक, भागफल, शेषफल। बच्चों में पढ़े थे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, यही ना पढ़े थे। चलिए एक बात और समझिएगा, भाज को ही हम लोग यहाँ पर 7 रखे हैं, भाजक को हम लोग जो है ना 2 रखे हैं, ऐसा करते यहाँ लिखते हैं। भाज को हम लोग a माने हैं, क्या माने हैं a, तो ये मेरा हो गया a। भाजक को क्या माने भाई b, ये हो गया b। भागफल को q और शेषफल को r, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, a का मान दिया है 7, b का मान दिया है 2, q का मान दिया है 3 और शेष का मान दिया है 1। तो 7 बराबर हो गया 2 गुना 3 प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो 2 है, 2 जो दिया यहाँ देखिएगा, ये जो 2 दिया थोड़ा रोकते हैं। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ देखिए भाज का मान है 7, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना है भाई, भाजक कितना है 2 है, भागफल कितना है 3 है, भाग और शेषफल कितना है 1 है। तो भाज बराबर 7 बराबर 2 गुना 3 प्लस 1। और एक बात और अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, यही मेरा क्या है, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ही क्या है, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम। अगर इसको और थोड़ा साफ करके लिखा जाए तो अभी जो हम लिखे, भाज को लिखे a, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r, a बराबर BQ प्लस r, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसी पर अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 2 से हम 3 में भाग दिए तो 2 1 2, यहाँ 1 आया। देखिए b का, ये मेरा b है, b का मान देखिए और r का मान देखिए, b का मान r से हमेशा बड़ा है, r का मान हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। और r का मान और b का मान में अगर जो देखा जाए, r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। और सुनिए, ऐसा नहीं ना हमेशा 1 क्या आएगा, 2 से अगर हम 2 से भाग में दिए तो एक बार में 2 भाग लग गया, 2 आया तो 0 आया। तो भागफल भले कुछ आ रहा है लेकिन शेषफल देखिए 0 आ रहा है, 1 से 0 से बड़ा आ रहा है लेकिन 2 से हमेशा छोटा आ रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते, सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। 3 से लिए 10 में भाग, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 आया। 3 से लिए हम 7 में भाग 8 में, तो 3 दूनी 6 2 आया। 3 से लिए भाग हम कितने में, क्या बोलता है 8 9 में, तो 3 तिया 9, यहाँ 0 आया। अब देखो भागफल, शेषफल और भाज भाजक इस सबको अच्छा से देखिए। 3 से दे रहे हैं, ये मेरा b है, ये भी b है, ये भी b है, ठीक है। b का मान 3 है यहाँ। अब ध्यान से सुनना, b का मान और r का मान, b का मान r का मान, b का मान r का मान में देखिए, तो शेष r जो है या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है। लेकिन देखिए गौर करके 3 से हमेशा छोटा आ रहा है, 3 से हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो 3 से हमेशा छोटा आने का मतलब है कि b का मान जो है हमेशा r से बड़ा होगा, r से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन हाँ, ये जो r है, ये जो r है r, और ये जो b है b, दोनों के बीच में अगर देखिए r का मान और b का मान, दोनों में देखिए r का मान या तो कभी 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो 0 हो सकता है, इसीलिए r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी 0 भी हो सकता है। और b का मान हमेशा r से बड़ा होगा, इसी बात को पूछा गया है। और ये मेरा a और b संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल आया है।
तो b भाग दे रहा है a को, तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। अब इसी बात को यहाँ पर पूछा है, अगर जहाँ फील किए होंगे तो थोड़ा आइए फील करते हैं, लेकिन लंबा क्वेश्चन का सीरीज है, एक एक बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए, दो को धन पूर्णांक a और b है, b a को भाग देगा, तो भाग देगा तो भागफल क्यों आएगा, शेषफल r आएगा। तो शेषफल जो है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया शेषफल और भाज बराबर भाजक, भाजक में और शेषफल में जो संबंध है उसको दिखाया गया है। तो r का मान हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, लेकिन r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। r का मान r से बड़ा b हो सकता है, r का मान हमेशा b से छोटा होगा, r हमेशा b से छोटा होगा, b हमेशा r से बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए अगर हम पकड़ लिए हो तो दो धन पूर्णांक है a और b है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर एन था, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी में जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, यही बात लिख रहे हैं बार बार। अब ऐसा ये ऑप्शन खोजो, कहाँ मिल रहा है, 0 से बड़ा r, r से बड़ा या बराबर b, ऑप्शन सी गलो बोरा में, ऑप्शन ए 0 से बड़ा r से बड़ा b, ये भी गया, यहाँ बराबर लगना था लेकिन दिया नहीं है बराबर। देखिए बराबर कहाँ दिया है, हाँ यहाँ देखिए 1 से बड़ा r, ये तो और बोरा में है, ऑप्शन डी 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। ठीक है, क्या बुझाया मास्टर, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है खाली तुक्का मारना है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है उसके गहराई को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। निश्चिंत होकर के आराम से पढ़िए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा ऋतु आए फल होए। इसी तरह से अस्थिर होकर के पढ़िए, एक बार में सरिया के ना होता है, आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते, ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए। चलिए मुद्दा पाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। चलो बाबू ध्यान से सुनो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब प्लस अपरिमेय संख्या, ये दो परिवार है, ठीक है, ये दोनों परिवार का एक मुखिया है, उस मुखिया का क्या नाम है। ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, इसका एक अलग खानदान है, इसका एक अलग खानदान है, ठीक है, इसके बारे में स्पेशल पढ़ा चुके, इसके बारे में स्पेशल पढ़ा चुके, दोनों के बीच में अंतर भी बता चुके। क्लास 11 अगर जो नहीं देखे तो वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी अभी एक और क्लास इन दोनों पे आने वाला है, क्या इसका भी खानदान नहीं बोले, अभी परिमय वो परिमय बताए, खानदान का गहराई अभी बताना बाकी है, और उसमें 2 नंबरिया क्वेश्चन भी कुछ है जो बचा हुआ है, जो क्लास में कराना बाकी है। चलिए मुद्दा पाते हैं, परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या में ये दोनों जो है एक दूसरे का परिवार ही है, ये दोनों किसका परिवार है, उसी परिवार को क्या कहते हैं, मतलब इसका परिवार का जो गार्जियन है, दोनों का गार्जियन जो है उस गार्जियन का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इस गार्जियन का नाम है, मतलब ये समझ लीजिए वास्तविक संख्या गार्जियन है। जैसे मान लो ये वास्तविक संख्या पति है, तो इसका एक पत्नी जो है ना वो परिमेय है, एक पत्नी का नाम क्या है वो परिमेय, और दूसर का पत्नी का नाम क्या है परिमेय, ये दोनों का पति का नाम क्या है वास्तविक संख्या। या फिर इसको इस भाषा में समझ लो, पहला ये मान लो दादा है, और दादा का ये वो परिमेय संख्या भी बेटा है और परिमेय संख्या भी बेटा है, दोनों का बाप का नाम क्या है वास्तविक संख्या। जैसे समझना है समझो, लेकिन हाँ वास्तविक संख्या का जो बेटा है वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या के बाप का नाम क्या है वास्तविक संख्या, वो परिमेय संख्या के पति का क्या नाम है तो वास्तविक संख्या। किसी को दिक्कत बुझाया, अरे बोलो यार। तो वो परिमेय संख्या के समूह को, ये दोनों के झुंड को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ, सभी विषम संख्या, सभी अभाज्य संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आएगा तो बताया जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। हाँ बिल्कुल संभव है। अब बोलो कैसे, संख्या रेखा पर क्या हो सकता है, यहाँ देखिए संख्या रेखा है, यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर डिक्चिक डिक प्लस में, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी डिक्चिक डिक्चिक माइनस में। अब बताइए तो संख्या रेखा ये ना भाई, संख्या रेखा पर अच्छा से देखिए क्या पूछा है, क्या
पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। भाई सही बात है, संभव है। बोलो का है पूर्णांक किसको कहिएगा? जीरो, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये प्लस वाला पूर्णांक, माइनस वाला पूर्णांक और जीरो के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये सब संख्या रेखा पर दर्शाया जाना संभव है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो गया, ऑप्शन मेरा क्या हो गया बताइए? ऑप्शन नहीं, हाँ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या पूर्णांक को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? हाँ संभव है। नहीं का कोई बातें नहीं बनता, एकदम बिल्कुल संभव है। तो संभव है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, आराम से पढ़ो, एकदम बढ़िया सरिया के। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, चलो ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है? जीरो, 1 2 3 4 5, ये होता है डिक अनंत तक। प्राकृत संख्या का ये संग्रह है, ठीक है। प्राकृत संख्या के संग्रह में क्या क्या शामिल करने बोला है भाई? शून्य समेत, जीरो समेत ऋण संख्याओं को, ऋण संख्या मतलब -1 -2 -3 इधर डिक अनंत तक, ठीक है, संग्रह में शामिल किया जाए तो प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य समेत, शून्य के साथ साथ ऋण संख्या को भी शामिल किया जाए तो कौन सी संख्या, कैसी संख्या होगी? अब आप ही बताइए। इधर प्राकृत संख्या धनात्मक हो गया, इधर ये ऋणात्मक हो गया, ये जीरो हो गया, पूरे खानदान को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो बाबू, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहिएगा? वैसा जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य सहित ग्रुप को, संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाला धनात्मक, माइनस वाला ऋणात्मक, हाँ यहाँ जीरो है, पूरे मिला करके जो खानदान बनेगा, इस खानदान को ही क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। चलिए देखिए पूर्णांक क्या बोल रहा है। पूर्णांक जो बोल रहे बोल दिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या को शामिल किया जाए तो वह कैसी संख्या होगी? तो हम उसको प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, कि कहेंगे बाबू? उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। देखिए गणित है, थोड़ा बहुत कम में हो जा रही होगा, आप हो जा रही ला बात नहीं कीजिएगा। ताकि आप लोग को लगता है भैया तंडा हंसाए खेला, ऑब्जेक्टिव है इसमें, हंसाने वाला बात क्या है? हंसाएंगे, जिस मुद्दा पर बात होगा वहाँ हंसाया जाएगा। हाँ क्लास है, बोर न हो जाए, थोड़ा बहुत हंसाना जरूरी होता है। क्या क्लास ऑफलाइन रहेगा तो वहाँ तो जबरदस्त हंसाया जाता है, एकदम लहरियान कट मार के एकदम गे एकदम जे हंसता है, लग ये नहीं रहा होता है पढ़ाई होता है। लेकिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट रहने दो, नहीं तो फिर हंसेगा करके हंसेगा, दांतों ना निकालेगा, लाजो लगेगा, उधर से कर खाली हंसते रहती है, पागल हो गया है, मारेंगे जाके बस। अब क्या बोलिएगा? मास्टरबा हंसा दिया आपको? नहीं भैया हंसा दिया आपको, मास्टरबा थोड़े हम भैया है। बोलो बाबू ईमानदारी से, समझ में आवे छा ना आवे छा, ऐसा होता है। अच्छा समझा, धीरे धीरे एक एक बात तो समझा लो, ना समझे बोल भाई तो समझे भाई, कोई दिक्कत, आराम से अस्थिर से समझा। चलो समझा। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? क्या बात करता है मास्टर? अभी तुरंत तो बताई थे, पूर्ण संख्या को भी हम वहां धर दिए थे। हेलो फिर से बोलते हैं। हाय देखो ये संख्या रेखा है, हाय। अब पूर्ण संख्या बोला, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 इधर डिक अनंत तक। अब संख्या रेखा पर देखो, यहाँ 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, इधर डिक अनंत लिए, इधर -1 -2 -3 -4 -5 डिक अनंत। अब आप ही बोलिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आराम से देखो, यहाँ एकदम बढ़िया से सरिया के बैठल है। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या शामिल है? हाँ है। तो पूर्ण संख्या को दर्शाया गया? हाँ दर्शाया गया। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा? है तो यहाँ एकदम सरिया के एकदम अपना जगह छांक के बैठा, यहाँ हमरे चको। तो पूर्ण संख्या यहाँ से शुरू होता है, इसमें पूर्ण संख्या है, इसलिए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाया जाना संभव है। दर्शाया जाना मतलब निरूपण करना संभव है। होगा या नहीं होगा? होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए मास्टर भाई, बढ़ते हैं। गन्ना अगले रे, अच्छा जन्ना भी गला मिली है बात हम तो, अच्छा है। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह, सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डिक अनंत, ये प्राकृत संख्या हो गया। संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा जीरो भी शामिल कर दो। अगर जीरो भी इसमें शामिल कर दिए, ये वाला परिवार और ये वाला परिवार, दोनों परिवार मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या ही कहलाएगा ना। जीरो से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में देखो ये जीरो घुस गया, तो जीरो जैसे घुसा पूर्ण संख्या हो गया, जैसे जीरो घुसा ये पूर्ण संख्या हो गया। और क्या? और कुछ नहीं, पूर्ण संख्या ही कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत?
किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर। अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो b को a का क्या कहा जाता है? चलो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अगर पूर्णांक b a से पूर्णतः विभाजित है, चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते ताकि आपको समझ में आए। लिए 7 और लिए इधर 35, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पूर्णांक b a से पूर्णतः विभाजित है, अब ध्यान से सुनना, पूर्णांक 35 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? तो क्या बार में भाई 7 5 35, गया तेल बेचने, गया बोरा में। अब बताओ शतका में 35 के बारे में 5 बार में, ये पूर्णांक 35 7 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, पूर्णांक 35 7 से पूरी तरह विभाजित है, पूर्णांक 35 7 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यही बात लिखते हैं, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, a से पूर्णतः 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसको b माने, ठीक है, विभाज्य है, तो b को a का क्या कहिएगा? b को a का क्या कहिएगा? इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ 7 मेरा क्या है और 35 क्या है? सुनना, 35 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसी को यहां लिखो a b से पूर्णतः कुछ भी आया है और b यहां कट के खत्म हो गया, मतलब ये जो a है इससे पूरा भाग लगा रहा है, b जो है a से पूरी तरह विभाजित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको शेषफल। तो b मेरा क्या है? भाज्य। b मेरा क्या है? भाज्य। यहाँ 35 क्या है? भाज्य। बहुत घुमा रहा था भाषा, भाग बोरा में घुस गया, खोजो ऑप्शन। भाग लग रहा है तो भाग्य लगेगा। बस देखिए, हम इस पर समय इसीलिए देते बाबू, हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो समझ आपको नहीं आएगा। हम आपका समझ को विकसित करने के लिए सब बात बता रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को थोड़ा डिटेल में लेके जा रहे हैं। समय मेरा कीमती जितना है उतना आपका भी कीमती है, लेकिन आप में समझ पैदा करने के लिए समय देना पड़ेगा। हम अगर जहाँ इस पर बात करेंगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा। हाँ, अगर जहाँ आप तेज हैं, थोड़ा तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, ऊर्जावान है, तो स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन भूगोल को भी तो साथ में चलने दीजिए। हम भूगोलों के साथ भी हैं तो तेजों के साथ भी हैं, ऐसा नहीं खाली तेज को रगेट देंगे भूगोल को गायब कर देंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में भूगोल को छोड़ दे और खाली तेज को दोहराए तो पता चलेगा भूगोल बोरे में चला गया। ऐसा नहीं करेंगे, ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, दोनों मीडियम में भूगोल को नहीं छोड़ा जाता है, भूगोल को ही क्लास में साथ लेके चला जाता है, उसी के साथ जो है ना सब आगे बढ़ता है। यही तरीका होता है, यही तरीके से पढ़ाई होता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईफाई हैं, बहुत डेवलप है, आपका ब्रेन थोड़ा अलग लेवल का सोचता है, हाँ जरूर बोलेंगे, आपके लिए तो बुलेट ट्रेन है, आप बुलेट ट्रेन में बैठिए, आराम से स्पीड में जाइए, क्योंकि आपका गाड़ी अलग है, आप गलत गाड़ी में बैठ गए तब, ठीक है, आप सवारी गाड़ी में बैठ गए, आपके लिए स्पेशल बुलेट ट्रेन है, आपके लिए स्पेशल क्लास होना चाहिए, आप सेपरेट क्लास खोजिए और आराम से वहाँ पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन लो 7, ऑप्शन 7 रो लो ए भाज, बुझल कि नहीं? बुझाई लो होते। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? हाँ करता है, बिल्कुल करता है। हम थोड़ा दिखाते हैं, देखो 0 से 7 में भाग दिए तो 0 बार में आया, खेला खत्म। नहीं बोलता है बच्चों में, याद करो ना भाई, 7/0 तो भाग दीजिएगा 0, 8/0 भाग दीजिएगा 0, ऐसा बता करके मास्टरवा गलत कर दिया। सुनो, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, क्योंकि अगर 0 से भाग दीजिएगा तो वो परिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है। भाग्य नहीं लगेगा तो कैसे बोलिएगा? तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, क्योंकि 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान वो परिभाषित होगा, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है। अगर 0 से भाग देंगे 0 बार में तो भाई 0 से भाग दियो 0 बार में, हला 0 अला फिर 7 आ बिगला, तो कहाँ भाग लगे? तो ना होता है, संभव नहीं है। 0 कोई पहाड़ा ना है। 0 गुना 1 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 4 0, पहाड़े ना और भाग कहाँ से लगता है? इसलिए वो परिभाषित होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं बनता। जैसे 2 से 6 में भाग दिया 3 बार में, ये कट गया, इसका परिभाषा बना 2 अगर 3 से अपने आप को 2 3 बार खुद से गुना करे तो 6 प्राप्त होता है।
क्या करता है, 2 3 बार खुद को आपस में जोड़े तो 6 प्राप्त होता है, 2 3 से गुना करे तो 6 प्राप्त होता है, कुछ परिभाषा बन जाता है। लेकिन 0 किसी भी संख्या में पूरा करने के लिए पूरा अपना परिभाषा नहीं बना पाता है, इसलिए वो परिभाषा हो जाता है, इसलिए वो परिभाषित होता है। 0 गुना 0 0, कहीं यो नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ 2 गुना 3 करेंगे 6 पूरेगा, 2 को 3 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है, 3 को 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। तो ये परिभाषा इसका बन जाता है, इसका परिभाषा नहीं बनता, जिस कारण से ये अपरिभाषित होता है और हम लोग अपने प्यार से उसको अनंत बाबा बना देते हैं। जय बाबा अनंत होला, वो परिभाषित होला। तो भाग देना संभव नहीं है। 0 से किसी भी पूर्णांक को विभाजित, 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, तो बोलना नहीं करता है। ऑप्शन डी, बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला 8वां नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। देखो बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बस 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होता है। शेष जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। और भाज बराबर भाजक से हमेशा क्या होगा, शेष छोटा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे 2 से हम दिए 14 में भाग, तो 7 बार में 14 आया। तो 2 का 14 का जो है ना, 14 का 2 से क्या हो गया, भाग लग गया। 14 में 2 से भाग लगा, मतलब ये जो 14 है, 14 का ये जो है ना मोसो है। मोसो जब भी निकालिएगा 2 संख्या से निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा 14 बराबर 2 गुना 7 प्लस 0। तो जो भाग दे करके शेष 0 ला देता है उसी को मोसो कहते हैं। ये मेरा 2 मोस हो गया, महत्तम समवर्तक हो गया। मतलब 2 संख्याओं के बीच में अधिक सबसे बड़का गुणनखंड, सबसे बड़का गुणनखंड को ही महत्तम समवर्तक कहते हैं। चलो ध्यान से सुनना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग मोसो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोसो। तो 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए लोसो निकालने में, 2 धनात्मक पूर्णांक का मोसो निकालने में, तो मोसो निकालने में उपयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग किस में किया जाता है, तो मोसो निकालने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2q है, 2q प्लस 1 है, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप जो है यही है। जैसे अभी हम मान लीजिए 14 लिखे, तो इसी को अभी क्या लिखे थे, 2 गुना 7 प्लस 0 है लिखे थे। तो ये 14 भले पूर्णांक, इसको लिख इस रूप में रहे थे हम लोग। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये देखिए यहाँ, ये मेरे a बराबर ही है। a कोई पूर्णांक है जिसका जो है ना भाजक गुना भागफल जो शेषफल के रूप में इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ बी क्यू प्लस आर, ये r शेष 0 है, ये शेष है एक, यहाँ कुछ यहाँ जैसे 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, ये एक शेष है, 0 शेष है। और ये 2 भाज बराबर भाजक है, ये भाजक है, q भागफल है, यहाँ q भागफल है। तो सब में सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को पकड़ना है। तो सम पूर्णांक पकड़ने के लिए क्या करना है और विषम पूर्णांक पकड़ने के लिए क्या करना है, शुरू वाला को देख लेना। अगर जहाँ 1 है तो विषम है, 0 है तो सम है, 2 है तो सम है, 3 है तो विषम है, इसी को देख के पकड़ना है। लेकिन अगर जहाँ आपको साफ साफ सही सही शब्दों में समझना है तो एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। यहाँ 2q का रूप का हो सकता है, पहला ऑप्शन है 2q के रूप का हो सकता है। चलो ध्यान दें, 2q के रूप का हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया 2q, फिर दिया 3q, ऑप्शन दिया 3q माइनस 1, ऑप्शन दिया 2q प्लस 1, यह ना दिया है। चलिए एक एक करके सब पे मान रखते हैं। q बराबर 1 2 3 4 5 6 डिग्री, जहां तक रखना है रख सकते हैं, लेकिन ये रख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा सोचना, रखेंगे ना थोड़ा दिमाग से रखना है ताकि लिखने में समय कम बचे और जगह भी कम है मेरे पास। हम q बराबर 1 रखें तो 2 गुना 1 2 हो गया, q बराबर 2 रखें 2 गुना 2 4 हो गया, q बराबर 3 रखें 2 गुना 3 6 हो गया, q बराबर 4 रखें 2 गुना 4 8 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर q बराबर 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 3 हो गया, फिर 2 रखें 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 रखें 3 3 9 हो गया, फिर 3 4 रखें 3 चौक 12 हो गया, 3 में 5 रखें 3 5 15 हो गया। q बराबर रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। अब यहाँ पर रखिए 3q माइनस 1, तो 3q माइनस 1 में q बराबर 1 रखिए, 3 गुना 1 3 में 1 घटा गया 2, फिर यहाँ 2 रखिए, 3 दूनी 6 में 1 घटाइएगा 5, 3 3 9 में 1 घटाइएगा 8,
3 चौक 12 में 1 घटाइएगा 11, ठीक है। फिर यहाँ रखिए 2 गुना 1 2 अब प्लस 1 3, फिर 2 रखिए 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 रखिए। अब 3 रखने पर क्या होता है 3 दूनी 6 1 7, 4 रखिए 4 दूनी 8 1 9। अब देखो यहां पर अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को देखा जाए तो अच्छे से एक बात सोचना, यहां पर देखिए 2 4 6 8 आया है, इसमें खाली सम पूर्णांक आया है। लेकिन इसमें देखिए तो 3 2 9 12 15, 2 और 12 सम है और 3 9 और 15 ये तो विषम है। इसमें सम विषम दोनों है। इसमें 3q-1 में कभी 2 आ रहा है 8 आ रहा है, ये दोनों सम है। अब 5 11 विषम है और आगे निकलेगा सम विषम में दे जाएगा। लेकिन इसमें 2q+1 में देखिए 3 5 7 9, 3 5 7 9, 3 5 7 9, इसमें खाली विषम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो देखिए विषम पूर्णांक ये 2q+1 के रूप का है और सम पूर्णांक 2q के रूप का है। बाकी वाली दोनों तेल बेचने गया। सम पूर्णांक बोलेगा तो 2q और विषम पूर्णांक बोलेगा 2q+1 के रूप का होगा। कोई दिक्कत? अगर जहाँ आपको समझ में ना आए इसी तरह से मान रख करके निकाल सकते हैं, समझे ना। इससे पता चलेगा किस में सम निकल रहा है किस में विषम निकल रहा है। जिसमें सम निकलेगा वो सम पूर्णांक कहला जाएगा, जिसमें विषम निकलेगा विषम पूर्णांक कहला जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये 4 को दिया है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तब यहाँ लिखिएगा 2q+1 के रूप का होता है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर विषम की जगह सम रहता तब 2q के रूप का होता। ऑप्शन वही रह गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें निकाल दिए। 12 नंबर वही क्वेश्चन सेम टू सेम फिर से आया, फिर से वही क्वेश्चन आया है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप का होता है। आ गया, 2q के रूप का होता है। मान रख के देख लो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, हम यहाँ ही मान रख के दिखाते हैं। ऑप्शन ए में देखो q के रूप का था, q का मान 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 आ रहा है, तो सम विषम आ रहा है। फिर 3q है तो 3q में 3 गुना 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 6 9 12 सम विषम आ रहा है। फिर 2q में देखिए 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, मतलब q का मान 1 2 3 4 रख रहे हैं तो देखिए खाली सम ही निकल रहा है। इसका मतलब है ये मेरा सम पूर्णांक है, ठीक है। अगर ऑप्शन आप डी नंबर देखिएगा, q का मान 1 रखें, 2 में 1 गया 1, फिर 2 रखे 2 में 2 गया 0, फिर 2 में जो है ना क्या रख दिए आप 3 रख दिए तो -1, ये भी डी नंबर ऑप्शन बोरा में है। तो मेरा ऑप्शन पूरा सी नंबर सही है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल विषम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। तो केवल धन पूर्णांक के लिए उत्तर सही होगा। थोड़ा रुकते हैं, पानी पीते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले ये समझो, समझाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बार बार क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अबे करेगा। का एक चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, वास्तविक संख्या का। आएगा कौन? चाचा जी आएगा। अब ध्यान से सुनना, a बराबर BQ+R, BQ+R। जैसे मान लीजिए ये जो है ना 2 से भाग दिए 15 में, कितना आया? कितना आया? बोलो 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 बोलो। 7 बार में 14 आया। कितना आया? 7 बार में 14 आया। अब जैसे 7 बार में 14 आया 1 आया, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो 15 बराबर 2 गुना 7 प्लस 1, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा भैया हम ऐसे ना देंगे, हम 2 से भाग देंगे -15 में, तो -7 बार में ना आएगा -14। अब घटाइएगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा तो यहाँ पर कितना -1 आ जाएगा। आया ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो -15 बराबर 2 गुना -7 प्लस -1, पूरी गया ना -15। अब देखिए यहाँ पर भी ए का मान लगाएं, ए बराबर फार्मूला लगाएं, इसमें भी लगाएं, इसमें भी लगाएं। ए का फार्मूला तो दोनों में लग रहा है, ए बराबर, तो HCF निकालने का तो फार्मूला यही है मेरा। यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। जब दोनों में लग रहा है तो HCF का मान क्या हो गया?
धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो उपयोग हो रहा है धनात्मक में भी हो रहा है और ऋणात्मक में भी हो रहा है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होगा। शायद वहां पर अभी हम गलत बताए हैं, इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है गलत ही होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, ये और ये दोनों क्वेश्चन को, ये और ये क्या, ये दोनों से स्पष्ट साबित हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग धनात्मक में भी कर सकते हैं, ऋणात्मक में भी कर सकते हैं। अगर जब ऑप्शन को अच्छे से देखा जाए तो जरूर पकड़ में आएगा। चलो ऑप्शन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, उत्तर सभी। बोलो क्या होगा? उत्तर सभी पूर्णांकों के लिए। तो शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक, शून्य सहित सभी पूर्णांक, देखिए प्लस वाला भी हो माइनस वाला भी हो, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक, शून्य सहित सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस जीरो, शून्य सहित सभी पूर्णांक। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या होना चाहिए? सभी पूर्णांक है, तो ऑप्शन जीरो में तो गड़बड़ हो जाएगा जी, जीरो से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। थोड़ा 12 नंबर क्वेश्चन में जो है ना प्लस वाला संख्या माइनस वाला होगा, लेकिन जीरो से तो किसी संख्या में भाग ही नहीं लगेगा, तो इस क्वेश्चन को स्टार में रहने दीजिए। लेकिन हाँ, प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या पे कन्फर्म, ये बात सही है, जीरो से किसी संख्या में भाग ही नहीं लगेगा, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर का नियम में पालन नहीं करेगा, तो जीरो को छोड़कर ही बोलना चाहिए था, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक है कि दिया भाई भक है या ए नंबर आंसर। जहां तक हमको ये सही लग रहा है यही होगा, मेरा दिमाग तो यही बोल रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको डाउट है थोड़ा और इस पर डिटेल में, अगर कभी एक बार फिर इसको लेने का प्रयास करेंगे, थोड़ा देखेंगे ताकि इस पर बात करेंगे अपने आप में, दिमाग में क्या है नहीं है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट मारने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन हम जहां तक अभी सोच पाए, अभी जो मेरा ब्रेन काम किया उतना हम बोले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? भाई ये तो कन्फर्म है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका फिर से वही बोल दिया, किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांकों के लिए। 12 नंबर 13 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, तो किसी भी पूर्णांकों के लिए दे सकते हैं। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए ही आंसर जहां तक लगता है होगा, लेकिन किसी भी पूर्णांकों का भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी पूर्णांकों, अच्छा रुको फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव नहीं है? तो इस बात में बाबू हमको अभी कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी जो हम बोल रहे हैं, जहां तक मेरा समझ बोल रहा है बिल्कुल सही हमको लग रहा है, क्या कि प्लस वाला भी रहेगा तो चलेगा, माइनस वाला भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इस ससुराई जीरो हमारा दिमाग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस करता है, जीरो से किसी संख्या में भागे नहीं लग रहा है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का नियम का पालन करेगा नहीं, इसीलिए प्लस वाला और माइनस वाला मेरा 100% है, लेकिन ये जीरो नहीं। हाँ, अगर जहां शर्त लिखता, क्या लिखता भाई? एक जीरो हो सकता है, चलो ठीक है, बी का मान जीरो कहीं होना चाहिए, क्योंकि बी हमेशा भाग नहीं देगा। जैसे 3 से 7 में भाग दिए, 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ 1 आया, यहां पर अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दिए, 3 से जीरो में दिए, चलो ठीक है, जीरो बार में गया तेल बेचने, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ए का मान जीरो चलेगा, लेकिन बी का मान जीरो ना होना चाहिए, ऐसा सब शर्त देना चाहिए, नहीं दिया। लेकिन हाँ, प्लस वाला माइनस वाला रहेगा तो चलेगा, तो जीरो वाला में सही तरीके से नहीं बोला, तो मेरे अनुसार जहां तक हमको लगता है वही होगा जो मेरा दिमाग बोलता है। चलिए इसको उसी अंदाज में उत्तर देते हैं, बाकी बात जो सही गलत है बाद में आप लोग भी थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हमको लग रहा है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए। शून्य वाला हमको गलत लग रहा है, केवल धन पूर्णांक नहीं, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, और सभी उत्तर ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, 12 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। शून्य को छोड़ चुके हैं, अगर आपको डाउट है तो आप गूगल कर लीजिए, या किसी और अनुभवी टीचर से आप जाके पूछ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक के लिए। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। इससे तो यह साबित हो रहा है, यहां देखिए, केवल धनात्मक केवल ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। अगर जहां ऐसा रहता उसमें जीरो वाला बात बोला, इसमें नहीं बोला, इसीलिए एकदम 100% कंफर्मेशन हमको अब लग रहा है, जो बोले वो सही है।
गुड जॉब, बढ़िया से पकड़ाया, एकदम 13 नंबर पकड़वा दिया, हमको तो 100% सही लग रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन होने लगता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो इधर उधर से घुमा करके समझा जाता है। वही बात हम बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, सिर्फ हिसाब को उड़ाना जरूरी नहीं है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक है, उसका HCF बड़ा पूर्णांक डी है, HCF निकाला। चलो ठीक है, HCF पे निकालते हैं। हम लिए 12, हम लिए 15, ठीक है। 12 और 15 का HCF निकालिए। 12 और 15 में HCF निकालिएगा तो भाग्य दे करके निकालिए ना, छोड़ो ना बोला बुद्धि। 12 का 12, यहाँ 3, यहाँ 3 से 12 में 4 गेलों, तेल में दिलाई बोरा में 3 आया HCF। HCF क्या आया? 3। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, तो 12 और 15 का HCF क्या आया? 3 आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले एक और लेते हैं। लिए 6 लिए, अच्छा 9 लिए 15 लिए, 9 लिए या 15 लिए, ये दोनों में किससे भाग लगेगा? ये दोनों में भाग लगेगा 3 से। अच्छा, एगो 2 लिए, एगो 14 लिए, ये दोनों में किससे भाग लगेगा? 2 से। अच्छा ठीक है, 18 लिए और 16 लिए, ये दोनों में किससे भाग लगेगा? बोलो तो किससे लगेगा? हाँ, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। ठीक है, अब बताइए 2 से HCF ना निकल रहा है जी, 2 से 18 में और 16 में, 9 और 15 में, इसमें भी और इसमें भी, उसी तरह से इसमें भी और इसमें भी, उसी तरह से इसमें भी और इसमें भी। ये 2 HCF है तो दोनों संख्या का नहीं भाग दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दोनों संख्या। उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है, ठीक है, इसका HCF दिया है कितना? डी दिया है, तो ये डी से दोनों में नहीं भाग लगेगा HCF जो दिया है। चलो साफ करते हैं, अपने पकड़ लीजिएगा। अब एक बात तो क्लियर हो गया, दोनों में भाग लगेगा। अगर जो दोनों में भाग लगेगा तो दोनों से भाग दिया जाएगा। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF सबसे बड़ी पूर्णांक डी है। HCF है ना, बोला क्या बोला? HCF का मतलब दोनों संख्या में भाग लगना। ए बी दो संख्या है, इसका HCF डी है, विभाजित होगा केवल डी, केवल बी, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों में डी से भाग लगेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए मास्टर, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी और डी, सी बड़ा है डी से, हाँ सी बड़ा है डी से हो, और भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो, आर से बड़ा डी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा संबंध सत्य है? 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी दिया है, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, डी है और सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, ठीक है, भागफल दिया है क्यू और शेषफल दिया है आर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो ठीक है, एक बात सुनना, हम लिए यहाँ 7, 7 में दिए 3 से भाग, 3 दूनी 6, 1 आया, ठीक है, समझना 7 बड़ा है 3 से, ठीक है, तो 3 से इन भाग देंगे भाई, किसमें? 3 से भाग दिए 7 में। अब यहाँ देखो डी बड़ा है, अच्छा इस 7 बड़ा है 3 से, इसको कैसे लिखेगा? 7 बराबर 3 गुना 2 जोड़ 1 ना, यही लिखेगा। तो जो बड़ा है वो पहले लिखाया, तो दोनों में बड़ा कौन है? सी, सी बराबर, अब देखिए ये क्यू भागफल है तो डी गुना क्यू प्लस आर, है ना लिखाएगा। यहाँ देखिए ना भाई, आर शेषफल है, आर क्यू भागफल है, और डी से भाग दिए, ये मेरा डी है और ये मेरा जो है ना सी है बराबर। तो वही चीज नहीं जो यहाँ की है, उसी चीज को जो अंग्रेजी में लिखने बोला है ABCD में, वही लिखे। सी बड़ा है डी से, तो सी एम नहीं भाग देंगे डी से, तो भागफल आएगा क्यू, आर शेषफल आएगा आर। ऑप्शन में आते, चलिए ऑप्शन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए सी बराबर डी क्यू प्लस आर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा एक बार और देखिए, थोड़ा स्किप कीजिए, पाछे कीजिए, समझ में आ जाएगा। न समझ में आया? अरे बोलो न यार। तो 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी में भागफल क्यू और शेषफल आर है, तो 0 से बड़ा या बड़ा आर से बड़ा बी, आर से बड़ा डी दैये दिया, सब कुछ यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम का पालन करिए रहा है, तो बी ए नंबर नहीं होगा जी। किसी को दिक्कत? चलो 15 हो गया, 16 बनाते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी, अरे मेरे भाई, अच्छा 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा डी, तो उनका HCF क्या होगा? HCF क्या निकलेगा बताइए, ध्यान से सुनना।
दो धनात्मक पूर्णांक सी दिया है, सी बड़ा है डी से, तो डी से भाग लगाइएगा सी में, तो हो सकता है इससे इसमें भाग दीजिएगा, जो भी आएगा मान लो कुछ आया, इसका जो भी आया क्यों आया, और यहाँ पर कट सट के जो है ना शेष 0 आ गया, तो भाग तो इसी ने इसको पूरा लगाया, तो 80 मेरा डी हो सकता है, 80 मेरा डी हो सकता है। हाँ, भाग नहीं लगेगा तब नहीं नीचे कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए हम दिए 3 और 7, अब 3 से 7 में पूरा पूरा भागे नहीं लगा, तो 3 दूनी 6, 1 आया, 1 से भाग देंगे अब 3 में तब नहीं कटेगा, तो ये आएगा, तो ये मेरा क्या है आर था, तो आर या फिर ये क्यू न बी, यही दोनों आ सकता था, लेकिन यहाँ तो भाई ये क्या, फिर ये क्या हो जाता है बी ए ना, आर भले यहाँ था लेकिन अभी यहाँ तो बी आ गया। नहीं समझा, फिर से समझा, तो सुनना, नहीं समझा, हम समझ रहे नहीं समझे, कंफ्यूज होने लगे, अस्थिर हो, फिर से सुनो। हम दिए 7 में भाग 3 से, अच्छा 7 में कह लो, थोड़ा बदलते हैं, हेलो हम भाग दिए 14 में, ठीक है, 8 से, किससे 8 से, 8 का 8 कितना आया, कितना आया 8 6 14, 6 आया, 6 से भाग दिए 8 में, एक बार में 6, यहाँ 2 आया, 2 से भाग दिए 6 में, 2 तिया 6, किसी को दिक्कत, अरे बोलो ना यार, 8 से भाग दिए 14 में। अब देखो यहाँ पर मेरा अगर इधर पूरे भूल जाओ, इधर कुछ ना है, तो ये पूरे इस लाइन में लिया जाए तो बी का मान यहाँ करता है 8 है, अगर इस लाइन में लिया जाए यहाँ बी का मान करता है 6 है, पूरे इस लाइन में लिया जाए तो यहाँ बी का मान करता है 2 है, किसी को दिक्कत, तो ये मेरा 6, ये मेरा 8 और ये मेरा 2, बी ए का मान नहीं यहाँ काला रहा है, यही मेरा 80 हुआ, यही ना भाग दिया, शेष तो 0 ही करेगा, किसी को दिक्कत। अब यहाँ देखो 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, ठीक है, और सी बड़ा है डी से, तो डी भाग देगा किसको, सी को। अब यहाँ बी का मान तो मेरा डी ए ना दिया है, बी का मान कितना दिया है, डी दिया है, अभी भाग देते देते नीचे तक जाए तो जो भी आएगा डी ए, नाम मान भले बदल रहा है लेकिन नाम नहीं बदल रहा है, बी एन रहेगा, तो यहाँ पर ये भाग देते हुए जाएगा, लेकिन अगर इस डी रखे तो डी एन रहेगा, तो बी बराबर भले यहाँ डी नाम दिया है लेकिन रहेगा तो बी ए का नाम दिया, डी मान दिया, इसीलिए 80 मेरा इसी लाइन से भाग आते थे यहाँ 2 पहुंचा था। अब क्लियर हो गया होगा, तो 80 मेरा डी होगा, 80 कितना होगा बाबू, बोलो ना यार, 80 कितना होगा, डी होगा, 80 मेरा डी हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक और सी और डी में, सी बड़ा डी से, आर 0 नहीं है, तो 80 सी डी कितने के बराबर होगा, 80 सी और डी कितने के बराबर होगा। अब भाई वही है, सीधा सीधा समझो, 80 निकालिएगा तो मेरा जो है ना डी तो रहेगा, ये कंफर्म है, डी रहेगा, काय के डी से भाग देगा वही उसका कहलाएगा, और आर का मान 0 है ये ना है, तो आर का मान 0 नहीं है तो बोलो क्या होगा, आप सोच समझ के बताइए, थोड़ा आप सोचिए, हम आपको समय देते हैं। चलिए सोच लिए, तो अब इसका उत्तर दीजिए फटाक से, बोलिए, फिर से बोलते, सुनो यार, उस समय शेष 0 का बात नहीं बोला था, लेकिन यहाँ शेष 0 यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये बात जोड़ दिया ना, तो इस कारण से यहाँ पर आपको अलग से सोचना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, 0 था ही नहीं, क्या आएगा ना आएगा कोई मतलब नहीं था, तो इसीलिए हम उसको उस तरह से बोले, लेकिन यहाँ पर तो शेष वाला 0 नहीं होगा, शेष का मान 0 नहीं है, इसीलिए जब शेष का मान 0 नहीं है तो अब भाग जब देंगे सी में डी से भाग देंगे, तो डी से इसमें भाग देंगे तो शेष तो यहाँ 0 आएगा नहीं, ये तो मेरा आर है, तो आर ही ना भाग देगा, यहाँ भाग यहाँ आर देगा, वहां कहीं 0 बोल नहीं रहा था, यहाँ 0 बोल रहा है कि ना हो, तो 0 नहीं होगा, अगर 0 नहीं होगा तो यही आर फिर डी बनेगा, मतलब यही मान फिर नीचे चलेगा, फिर 0 ला सकता है शेष का मान, तो 80 मेरा ये भी ना आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो 80 मेरा दोनों में कोनो हो सकता है, 0 नहीं है तो 80 मेरा डी भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, तो इसीलिए बताइए 80 क्या होगा, 80 डी आर होगा या 80 सी आर होगा या 80 सी डी आर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डी और आर होगा, ठीक है, डी और आर होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ 0 नहीं है तो शेष, ये भी तो क्लियर नहीं बोल रहा, आर से भाग देंगे फिर शेष 0 बचेगा, ये भी क्लियर नहीं बोल रहा, केवल आर भी इसमें ऑप्शन में रहता तो ठीक था, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है बाबू, अच्छे क्वेश्चन है जी, बढ़िया, लेकिन सी और डी दोनों में भाग देंगे तो आर भी मेरा 80 का योगदान निभाएगा। चलिए 17 के बाद 18,
हाँ, इतना आसान भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा और इतना भारी भी नहीं पूछेगा, परेशान हो जाइए। नॉर्मल नॉर्मल पूछता है। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण का मतलब होता है ये वो परिमेय में है, ऐसा कौन सा पाउडर लगाएं ये परिमेय में बदल जाए। कोई काला है, ऐसा कौन सा पाउडर लगाया जाए एकदम भभक के जो है ना गोरा हो जाए। सीधा सीधा चमगादड़ से परी बनने वाला क्रीम बताइए जो चमगादड़ को परी बना दे। ऐसा कोई क्रीम है तो दीजिए, नहीं तो बोरा में जाने दीजिए। अगर जहाँ फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता तो जहां पर बहुत सारा आदमी काला काला रहता है, ठीक है, शायद अफ्रीका नाम है जहां तक हमको याद है, ठीक है, तो वहां पर फेयर एंड लवली तो बहुत बिकता जी, सब एकदम गोरा हो जाता। खैर फेयर एंड लवली का नाम इसीलिए बदल दिया, गोरा लवली नहीं है, इसीलिए अब चिपचिपा लवली बना दिया, इसीलिए ग्लो लवली कर दिया। तो फेयर एंड लवली का नाम बदल चुका है, इसीलिए सत्यानाश नहीं होगा कोई, नहीं तो फिर उसके चक्कर में सब सत्यानाश हो रहा था। तो 18 में किससे गुना करें? रूट 18 में ये परिमेय में बदल जा। तो 18 या 36, देखो जाओ, रूट 18 में किससे गुना कीजिएगा? तो रूट 18 में किससे गुना कीजिएगा ये जांचने के लिए सीधा सीधा 2-3 फंडा है, एक फंडा ही ले लो। 18 का जो है ना रूट अंडर रूट का वर्गमूल तोड़ो, 2 9 18, 3 से 3, ठीक है। 18 या 54, 18 या 36 ना होता है। ध्यान देता है, ध्यान देगा तब नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन बात पे सीधा हाँ बकलोल दास कही। इधर देखो मारेंगे कौन जरे पाक था बकलोल दास, इधर देख। अच्छा आप ऐसा नहीं करते, आप ध्यान दिए थे, अच्छा बताया, गुड जॉब। देखो यार 2 से 18 में भाग दीजिएगा, 9 3 या 9, अब इसका जोड़ा लगाइएगा, 3 गुना 3 गुना 2, तो जोड़ा लग गया, तो 2 भीतर में रह गया, 3 बाहर आ गया। अब बताओ 3 बाहर आ गया, अगर जहाँ रूट 2 है इसमें रूट 2 से गुना कर दे तो 4 आएगा, रूट 4 और 4 का 2 निकल जाएगा, तो मतलब रूट 2 से ना गुना करना है, किससे करना है? रूट 2 से। तो 18 दूनी 36 का 6 निकल जाएगा, तो रूट 2 से गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। यहां पर ही गुना करके देख लीजिए, रूट 18 में रूट 18 से भी गुना कीजिएगा तो परिमेयकरण में बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 का गुना कीजिएगा तो 18 गुना 18 जोड़ा लग गया, 18 आ गया। अब इसमें तो ऑप्शन ही गलत दे दिया, ये तो क्वेश्चन का जो है ना एनकाउंटर हो गया। फिर भी आपका रूट 18 का 18 से भी गुना कर सकते हैं, रूट 2 से भी गुना कर सकते हैं। 18 18 का 18 18 36 38 54 68 72 90 18 78 से 108, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि परिमेय में बदल जाए। अच्छा आप बताइए, तो छोड़ो ये परिमेयकरण का, एक क्वेश्चन का है, हम यहाँ 5-6 को लेते हैं। रूट 3 है, इसमें किससे गुना करेगा तो परिमेय बदलेगा? मैं रूट 3 से गुना कर दूं तो 3 गुना 3 3 9 आ गया। अच्छा 2 रूट 5 है, इसमें किससे गुना करेंगे? रूट 5 से, तो 5 गुना 5 2 गुना 5 हो जाएगा। 5 रूट 8 है, इसमें किससे गुना करेंगे? रूट 8 से गुना नहीं करना, ये थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया, 8 ना है, 5 गुना 2 रूट 2 है, इसमें रूट 2 से गुना करना है। 2 रूट 2 मतलब 8 होता है जी, 2 रूट 2 मतलब 8 ही होता है, रूट 2, रूट 8 को 2 रूट 2 ही लिखा जाता है, ठीक है, मतलब जो है उसी से गुना करना है। अच्छा एक और बात पूछते हैं, ये बताइए रूट 3 अब प्लस 4 है, इसमें किससे गुना कीजिएगा? जब ऐसा रहेगा तब बोलिएगा रूट 3 अब -4, प्लस है यहाँ तो -4, सेम टू सेम वैसा ही बात लिख देना है, उसमें प्लस है तो उसमें माइनस। अब रूट 3 अब प्लस 4, रूट 3 -4, तो a² - b² का फॉर्मूला पे लग जाता है और ये परिमेयकरण हो जाता है। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आते रहेगा, इस 6-7 क्वेश्चन आएगा इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 45 और 60 का मोसो। देखो इसमें ऐसा कौन सा संख्या है, बड़ा वाला संख्या कौन सा है जो दोनों को भाग दे रहा है? तो 1 से भी 45 और 60 में भाग लग रहा है, ठीक है, और 3 से भी जो है ना 45 और 60 में भाग लग रहा है, ठीक है। 45 से सिर्फ 45 में भाग लग रहा है, नहीं चलेगा, 60 में भी लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 45 गया तेल बेचने, 1 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 15 से भी लग रहा है, 15 या 45, 15 चौके 60, लेकिन इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में बड़ा है? तो 15 बड़ा है तो बड़ा वाला लेना। बोलो काहे? कि मोसो का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, महत्तम का मतलब होता है बड़का, और CF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई मतलब बड़का, यहाँ बड़का बाबू को उठा लेना है। किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद अब 20 नंबर क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय यहाँ का है बोला, सुनो, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन अगर अशून्य परिमेय नहीं बोलता, अशून्य परिमेय नहीं बोलता,
और बोलता क्या कहना चाहता है, दोनों में बहुत लॉजिक है। जैसे मान लीजिए √2 गुना 0 बराबर 0, √3 गुना 0 बराबर 0। एगो परिमेय संख्या एगो वो परिमेय संख्या को गुना किए तो ये परिमेय हो गया, वो परिमेय परिमेय को गुना किए तो परिमेय हो गया, ठीक है। वो परिमेय परिमेय को गुना किए तो परिमेय हो गया। लेकिन बोला है अशून्य परिमेय मतलब 0 परिमेय है और इसको इससे गुना नहीं करना, तो √3 गुना 2 परिमेय, वो परिमेय परिमेय को गुना के 2 √3, √5 5 √5 गुना 3 तो 5 तिया 15 √5 ये आया। तो वो परिमेय, अब परिमेय का गुणनफल हमेशा वो परिमेय परिमेय का गुणनफल हमेशा वो परिमेय, लेकिन अशून्य वो परिमेय, सुनना ना, अशून्य वो परिमेय, ठीक है। अब यहां बात क्लियर हो गया है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा वो परिमेय होगा, हमेशा वो परिमेय होगा। 20 नंबर हो गया है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। 23 नंबर तक लेते हैं, फिर अलग से टॉपिक दूसरा आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, वो परिमेय संख्या को पी वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, इसको नहीं कर सकते। वो परिमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक के रूप का होता है और इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो परिमेय संख्या झगड़ा करने लगेगा। निम्नलिखित में औसत कथन पहचाने। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल वो परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या है, हाँ एक, अच्छा क्वेश्चन का ऑप्शन बड़ा सरिया के दिया है, लेकिन उतना भी लाइक नहीं दिया है कि सही है दिया। हम इसको गलत करते हैं, ऑप्शन को इसी का अंदाज में गलत करते हैं। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में औसत कथन पहचाने। औसत कथन को पहचानना, इसमें गलत कौन है, ठीक है। एक परिमेय लिए, ठीक है, हाँ एक लिए और 0 लिए, दोनों परिमेय है गुना के, और एक वो परिमेय और वो परिमेय, एक परिमेय और वो परिमेय लिए √3, यहाँ लिए √4 यहाँ √5 लिए, ठीक है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल वो परिमेय होते हैं। √3 गुना 1 √3, √5 गुना 0 0। शून्य बोला है, हाँ यहाँ वो शून्य वो परिमेय बोलता ना, ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होता है, सही, इसमें गलत खोज रहा है, तो गलत यही हो सकता है, गलत ऐसा भी हो सकता है। चलो ठीक है, एगो में वो परिमेय लिए, दोनों वो परिमेय लिए, तो एगो में आया परिमेय, एगो में आया वो परिमेय, एगो में आया परिमेय। तो एक परिमेय और परिमेय संख्याओं के गुणनफल वो परिमेय संख्या होती है। बात सही है, लेकिन अगर तो शून्य बोल देता तब, वो शून्य बोल देता तब। चलो ठीक है, अगला, सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या लिए 1/5, इसका व्युत्क्रम लीजिएगा 5/1, 7/6, इसका व्युत्क्रम लीजिएगा तो 6/7, ठीक है। 1/5 तो 5/1, 7/6 तो 6/7। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो ना, बोलो यार। तो ये भी परिमेय, तो बाबू भैया इधर ध्यान दो। तो बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी गलत है। ये झूठकट्टा झूठ बोल रहा है। वो परिमेय कैसे हो सकता है? परिमेय को पलटाएंगे तो परिमेय ये रहेगा, ठीक है। वितरण नियम इतना वो परिमेय संख्या को समुच्च है। वितरण नियम मतलब होता है बांटने वाला प्रसादी नियम। जैसे में हम आपको समझाते हैं, 3 से यहाँ 3x प्लस यहाँ 4y है, ये जो 3 है दोनों के लिए बटेगा, तो 3 गुना 3x प्लस 3 गुना 4y। अभी 3 से इसमें गुना के, इससे गुना के, इससे क्या हमेशा हमको वो परिमेय निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे 3 से लिए 5 + 9 लिए, तो 3 एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27 प्लस 27, दोनों को जोड़ेंगे क्या वो परिमेय आएगा? 5 × 7 = 12 और 2 × 1 = 3 × 1 = 4 42 आया, वो परिमेय ना आया। तो ये तारू झूठे बोल रहा है। तो वितरण नियम में ऐसा नहीं है, कोई परिमेय आता है, कोई जरूरी नहीं है। वितरण नियम में वो परिमेय तो कुछ नहीं होता। वितरण नियम इतना, x गुना y, x y लिखा, x गुना z, x z लिखा, वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होते ना, ये वो परिमेय संख्या के समुच्चय में लागू नहीं होता है। ये भी सही ऑप्शन है।
तो ऑप्शन मेरा गलत कौन है ये पहचानना था। हम सभी ऑप्शन के बारे में समझा चुके हैं। वितरण नियम में तो नहीं ये लागू होगा, ठीक है। वो परिमेय संख्या ऐसा ना होता है, एक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम वो परिमेय संख्या पर, ये गलत है, ये भी गलत है। अगर इसमें वो शून्य वो परिमेय संख्या कर देता तो ये लाइन सही होता। तो दो का ऑप्शन यहाँ पर सही है, इनमें से जो मारना है मार लेना, सही है करेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। इतना डीपली अगर आप समझ गए तो पकड़ लीजिएगा, आगे बढ़े। लेकिन हाँ, अगर पूरे आंकन मुन के मारना है बाबू, बी मारना बिल्कुल सही जवाब है। यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं ये आप बताइए। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो नहीं यार, क्या? महत्तम समावर्तक HCF। चलो ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने, एक एक ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।